नमस्कार, मैं हूं संदीप चौधरी। नए साल का पहला दिन, फिर से आपको नए साल की शुभकामनाएं। और कल मैंने मोदी सरकार की 5 बड़ी उपलब्धियों पर बात की थी और आज हम आम आदमी की बात करेंगे, आपकी, मेरी, हम सब की। जब हम अमृतकाल की बात करते हैं, गारंटी की गाड़ी की बात करते हैं, सबसे तेजी से दौड़ती अर्थव्यवस्था की बात करते हैं, 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था हम दुनिया की बन गए हैं, उसकी बात करते हैं, तो आम आदमी का हासिल क्या है, यह भी जरूरी हो जाता है। और आम आदमी की परेशानियां क्या हैं, उसकी चिंताएं क्या हैं, दिक्कतें क्या हैं, इसका भी लेखा जोखा, इसका भी हमने ब्यौरा लिया। एबीपी न्यूज और सी वोटर ने एक त्वरित सर्वे किया है। 2263 लोगों की हमने राय ली। यह 30 दिसंबर को सर्वे किया गया है, यानी कि 2 दिन पहले का सर्वे है। बिल्कुल ताजा मौजूदा हालात, सूरत हाल जो देश का है, उसकी नब्ज टटोलने की हमने कोशिश की है। और इसमें मार्जिन ऑफ एरर जो है वो 3 से 5% प्लस माइनस है। अब जब हम आम आदमी की बात करते हैं, और यह चुनावी साल शुरू हो गया है, और याद कीजिए आज से लगभग 10 साल पहले क्या बड़े मुद्दे बने थे जिसकी बिना पर प्रचंड बहुमत के साथ बीजेपी ने एनडीए की अगुवाई वाली सरकार बनाई थी। उस वक्त महंगाई एक बहुत बड़ा मुद्दा था। बहुत हुई महंगाई की मार, बहुत हुई पेट्रोल डीजल की मार। अब की बार मोदी सरकार। बेरोजगारी एक बड़ा मुद्दा था। 2 करोड़ रोजगार देने का उस वक्त वादा भी किया गया था। किसानों की आय दोगुनी की जाएगी, यह बात सरकार बनने के बाद भी कही गई। और जब हम विकसित भारत की बात करते हैं और विकसित भारत संकल्प यात्रा पर बीजेपी निकल रही है, विकास के लिए सामाजिक ताना बाना वो सुदृढ़ हो, मजबूत हो, एकजुट जब तक हम नहीं होंगे, विविधताओं में अनेकता नहीं, जो हमारी अनेकता है, विविधता है, उसमें एकता नहीं होगी, तो क्या हम विश्व गुरु बनने का जो हमारा सपना है, विकसित भारत बनाने का 2047 तक जो सपना संजोए हैं, क्या वो पूरा हो पाएगा? ये अपने आप में एक बड़ा सवाल खड़ा हो जाता है। तो इसीलिए हमने लोगों से जो राय ली, कुछ सवाल पूछे हैं, और सवाल जो पूछे उससे पहले आज का सीधा सवाल। और सीधा सवाल क्या है? नया साल, आम आदमी का क्या हाल? हम आम आदमी की बात बहुत कम करते हैं, बाज दफा नहीं, ज्यादातर गैर जरूरी मुद्दों पर नेशनल न्यूज चैनल्स पर, चैट शो के नाम पर, चर्चाओं के नाम पर वो चिल्पों ज्यादा होती है। पूरी जिम्मेदारी से ये बात मैं कह रहा हूं, उसमें मैं भी शामिल हूं। पर आम आदमी की परेशानियां क्या हैं, उसमें पहला सवाल हमने पूछा, महंगाई कितना बड़ा मुद्दा है। और इसीलिए मैंने परिप्रेक्ष्य आपको दिया, 2014 की भी बात की, उससे पहले चुनावी मुद्दे क्या बने थे। तो इसमें 56% लोग कह रहे हैं अत्यंत महत्वपूर्ण, 21% लोग कह रहे हैं कुछ हद तक महत्वपूर्ण। यानी कि इन दोनों को जोड़ दिया जाए तो ये 77%, 3/4 से भी ज्यादा लोग, हर 4 में से 3 लोग कह रहे हैं ये महंगाई डायन खाया जात है। ये 2010 का पीपली लाइव का गाना है, लेकिन आज भी ये सही और सटीक बैठता है। 17% कहते हैं कोई मुद्दा नहीं है, और 6% अपनी राय नहीं बना पा रहे हैं। चर्चा में मेरे साथ इन सवालों का विश्लेषण करने के लिए आज कोई राजनीतिक दल का कोई नुमाइंदा नहीं है। जाने माने राजनीतिक विश्लेषक, चुनावी विश्लेषक और वरिष्ठ पत्रकार इस चर्चा में जुड़ने वाले हैं। स्टूडियो में मेरे साथ अभय दुबे हैं, वरिष्ठ पत्रकार, किसी परिचय के मोहताज नहीं। इस पैनल में सबसे तजुर्बेकार प्रदीप सिंह, देश के सबसे बड़े चुनावी विश्लेषकों में से एक संजय कुमार, सी वोटर के सर्वे सर्वा जिन्होंने हमारे लिए सर्वे किया है,
यशवंत देशमुख भी इस चर्चा में जुड़ने वाले हैं और वरिष्ठ पत्रकार दबंग मैं कहता हूं इन्हें, तो दबांग कर दिया आज मैंने, और केरला में बैठे हैं, गॉड जोन कंट्री, खूबसूरत इलाके में आम आदमी की परेशानियां, उस पर चर्चा करने के लिए मैंने इन्हें न्योता कबूलने पर मजबूर भी किया। तो सवाल तो आपके सामने है, महंगाई कितना बड़ा मुद्दा, और 77% लोग कह रहे हैं, 56 तो सीधा कह रहे हैं ये सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा है। कल आपने सरकार की उपलब्धियों के जो 5 सवाल पूछे थे, उनमें से किसी की भी रेटिंग 75% से ज्यादा नहीं थी। मेरे ख्याल से जो कश्मीर वाला सवाल था, हाँ, उसकी रेटिंग शायद 74-75% थी, हाँ, और 77% तो किसी की भी रेटिंग नहीं थी, 64% 64, उसकी 64, 48 और 16 64% थी। हाँ। तो ये जो 77% रेटिंग है, उपलब्धियों का जो भी सवाल पूछे गए उनमें सबसे ज्यादा रेटिंग इसकी देखिए दिखाई पड़ती है। इसका मतलब है कि ये मुद्दा देश की जनता के लिए कितना संगीन है। और ये 10 साल पहले भी संगीन था, 10 साल पहले भी संगीन था, आज भी संगीन है। और मैं बचपन से लगातार सुनता आया हूं, दाम बांधो काम दो वगैरह वगैरह के नारे शुरू से लगते रहे हैं, जो कि महंगाई से जुड़े हुए रहे हैं। अब समस्या ये है कि शुरू में तो अर्थव्यवस्था और सरकारी नीतियां, मौद्रिक नीतियां में एक ऐसी बात होती थी जिसके जरिए वो कुछ महंगाई को नियंत्रित कर पाते थे। अब तो जिस तरह की अर्थव्यवस्था चल रही है, ये केवल मोदी सरकार का दोष नहीं है, ये मनमोहन सिंह सरकार के जमाने में भी था। जो अर्थव्यवस्था चल रही है उसमें महंगाई को रोकने की उनके पास कोई गुंजाइश नहीं है। अभी आप एक बेरोजगारी पे भी करेंगे, उसमें भी यही सवाल होगा उसके अंदर। तो ये एक ऐसी समस्या है जिसका मोदी सरकार पहले दिन से ही सामना कर पाने में असमर्थ है। वो एक आंकड़ा देती है मुद्रास्फीति का, उस आंकड़े में काफी तिकड़म होती है। वो आंकड़ा बताती है कि महंगाई जो है इतनी कम हो गई, मुद्रास्फीति इतनी कम हो गई, जबकि महंगाई कम नहीं होती है, महंगाई बढ़ने की दर कम हो जाती है। महंगाई मुतवातिर हर वक्त हर क्षण 365 दिन और 24 घंटे बढ़ती रहती है। जो आंकड़ा आता है वो आंकड़ा हमें ये बताता है कि महंगाई बढ़ने की दर कम हो गई है। यानी पहले महंगाई मान लो 7% की रफ्तार से बढ़ रही थी, अब महंगाई 6.5% की रफ्तार से बढ़ रही है या 5% की रफ्तार से बढ़ रही है। हाँ। महंगाई बढ़ना कभी भी बंद नहीं होती, ऊपर से चला जाता है। दरअसल वो आंकड़ा की जी लक्ष्मण रेखा जो बना रखी है, बांध रखी है आरबीआई ने, 4% होनी चाहिए, क्योंकि कुछ महंगाई जरूरी भी है विकास के लिए, पर वो 6% पार ना करे। पिछले साल तो वो 6% लगातार 10-11 महीने वो पार करती हुई दिखाई दी। दिक्कत ये पर उसमें नहीं, मैं जिस बात पर आ रहा था अब है, वो नीचे भी चली जाती है तो आम आदमी कहता है कि भाई फल फूल सब्जी दूध ये सब तो महंगा हो रहा है। पेट्रोल डीजल के दामों में 1 पैसे की भी गिरावट नहीं आ रही है, जबकि अगर हम देखें 19 महीने में 29% कच्चा तेल पिछले 1.5 साल में वो कम हो चुका है, और तेल कंपनियां 1,32,00,000 का मुनाफा कमा चुकी हैं। ऐसा दावा प्रियंका गांधी वाड्रा ने किया 2 दिन पहले ट्वीट में। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। ये सारी बातें हम लोग लगातार कहते रहते हैं, सुनते रहते हैं, दूसरे समीक्षकों द्वारा की गई बातें भी पढ़ते रहते हैं, लेकिन इसका महंगाई के ऊपर कोई असर नहीं पड़ता। तेल जो है वो सरकार के लिए राजस्व कमाने का, आमदनी करने का सबसे बड़ा जरिया है। सरकार उसके अंदर कटौती किसी कीमत पर नहीं करना चाहती। इसलिए दिक्कत की बात यह है कि हम लोगों के किचन का खर्चा हो, चाहे जीवन के अन्य क्षेत्रों का खर्चा हो, कार भी पहले से ज्यादा महंगी बिक रही है और खरीद भी रहे हैं लोग, और खरीद भी रहे हैं और फल फूल और सब्जियां, ये सब भी, अनाज ये भी पहले से ज्यादा महंगा बिक रहा है। मुश्किल ये है कि महंगाई पर सरकार इसलिए नियंत्रण करने से, इनमें जीएसटी भी लगा दिया गया है बिल्कुल जरूरी चीजों पर, और जीएसटी का अब 1,90,000 करोड़ के करीब जो महीने का कलेक्शन पहुंच गया है, 2 लाख करोड़ भी पार कर जाएगा। उसमें 64% तो गरीब दे रहा है वो जीएसटी। इतना सब होने के बावजूद, इतना बोझ और परेशानी होने के बावजूद भी महंगाई कभी भी चुनावी मुद्दा नहीं बनती। कभी भी चुनावी मुद्दा नहीं बनती। नेताओं की लोकप्रियता, चाहे वो मोदी जी हों या और कोई नेता हो, पार्टियों की लोकप्रियता कभी भी महंगाई की समस्या से प्रभावित नहीं होती। इक्का दुक्का बार हुआ है, इक्का-दुक्का बार हुआ। दिल्ली में प्याज की महंगाई पे हुआ था। हाँ। वो उसमें भाजपा की सरकार पर चोट लगी थी, लेकिन वो बहुत ही अपवाद स्वरूप है और वो नियम नहीं है। छोटा सा विधानसभा चुनाव था। जी, वो नियम नहीं है। वो महंगाई आम आदमी को, महंगाई जरूरी है विकास के लिए भी, थोड़ी महंगाई होनी चाहिए, पर महंगाई अगर, प्रदीप जी आपसे ही ये सवाल पूछूं, महंगाई दर अगर 6-6.5% हो, ब्याज दरें ही सेविंग्स डिपॉजिट में आप भी पैसे रखते हैं, मैं रखता हूं, वो 5% मिले,
तो दरअसल हमारी तो कमाई या हमारी जमा जोखू कम होती है या कम होती जा रही है। ये आम आदमी के लिए परेशानी का सबब है या राजनेताओं के लिए परेशानी नहीं, क्योंकि ये चुनावी मुद्दा नहीं बनेगा। क्यों नहीं बन चुनावी मुद्दा बनना चाहिए। जिस चीज से हम सबसे ज्यादा परेशान हो रहे हैं, आम आदमी सबसे ज्यादा परेशान हो रहा है, वो आखिर चुनावी मुद्दा क्यों नहीं बनता। मेरी समझ से वो इसलिए नहीं बनता कि वो तुलना कर कि सरकार एक आई है, उसको हमने 5 साल का मैंडेट दिया, तो उस सरकार से पहले जो सरकार थी उसके जमाने में हमारे जीवन की स्थिति क्या थी, हमारा जीवन स्तर क्या था, उसमें कुछ सुधार हुआ है या सुधार होने की गुंजाइश दिख रही है या नहीं दिख। अगर स्थिति हमारी पहले से खराब हुई है तो महंगाई का असर चुनाव पर भी पड़ेगा। अगर पहले से स्थिति खराब नहीं हुई है तो उस चुनाव पर महंगाई का, बेरोजगारी का असर नहीं पड़ेगा। तो इसमें एक मिनट प्रदीप जी, मैं 2014 का बीजेपी का ही नारा फिर से दोहराऊं कि बहुत हुई पेट्रोल डीजल की मार, अब की बार मोदी सरकार। तब 72 रुपए से 74 रुपए के बीच में था पेट्रोल का दाम और 60 रुपए के करीब था डीजल का दाम। और सपना यह भी दिखाया गया था, बीजेपी ने नहीं कहा पर बाबा रामदेव वो कहते थे कि 35 रुपए में अब पेट्रोल मिलने लगेगा। वो 120 में मिला, डीजल 100 को भी पार कर गया। 16 बार एक्साइज ड्यूटी लगातार बढ़ा दी गई। तो यहां क्या ये तुलना होगी कि जो पहले हमारी स्थिति थी, अब जो स्थिति है। एक दूसरा, उम्मीद और नाउम्मीदी, इसकी तुलना होती। 2014 में यूपीए की जो सरकार थी उससे लोग नाउम्मीद हो चुके थे, उसमें विश्वास खो चुके थे, और नरेंद्र मोदी के आने की जो आहट थी, उनके प्रधानमंत्री बनने की जो संभावना थी, उसमें विश्वास दिखाई दे रहा था, उसमें उम्मीद दिखाई दे रही थी। विश्वास नहीं, विश्वास दिखाई दिया 2019 में। लोगों को लगा कि नहीं, ये सही दिशा में जा रहे, जो इन्होंने वादा किया था वो तो पूरा नहीं किया, जितना लक्ष्य था इनका उसको हासिल नहीं किया, लेकिन इनकी दिशा सही चल रही है। अगर 4 करोड़ लोगों को घर मिले हैं, तो जिनको घर मिला उनको सिर्फ घर नहीं मिला, उनको रसोई गैस का कनेक्शन भी मिला है, बिजली का कनेक्शन मिला है, नल से जल मिला है, शौचालय मिला है। ये सुविधाएं उनके जीवन में सपने की तरह। रसोई गैस का चूल्हा मिला, पर जो एलपीजी के दाम हैं 1150 रुपए होते दिखे, तब जाकर वो 300 रुपए की सब्सिडी दी। आज के अखबारों में आपने देखा होगा, राजस्थान सरकार 450 रुपए में हमने पूरा कर दिया जी वादा, मोदी की गारंटी है ये। तो ये पूरे देश के लोगों को मिल जाए 450 रुपए में। स्मृति ईरानी सिलेंडर लेकर घूमी थी ना, 1150 रुपए में खरीदना पड़ा पर आम आदमी को। ये जो है कि लोकसभा चुनाव की दृष्टि से अगर देखें तो रसोई गैस के सिलेंडर का दाम महंगाई से ज्यादा असर डालने वाला, और सरकार को चुनाव से पहले कुछ न कुछ इसका हल खोजना पड़ेगा। ये राज्यवार की, कुछ राज्यों में हमने कर दिया जहां चुनाव था, जहां चुनाव नहीं है वहां चुप्पी साध ली, ये नहीं चलेगा। राष्ट्रीय स्तर पर सरकार को एक फैसला लेना पड़ेगा, और मुझे लगता है सरकार कोई ना कोई फैसला लेगी, क्योंकि उसको मालूम है कि इसका असर सीधे वोट पर पड़ेगा। महंगाई का सीधे भले न पड़े, लेकिन इसका असर सीधे जो है वोट पर पड़ेगा। बांग अब इशारे, संकेत हमें मिल रहे हैं कि जी पेट्रोल और डीजल के दाम घटाए जा सकते हैं। दिलचस्प बात है, संयोगी है क्या, पिछले साल जनवरी, और तारीख अगर मुझे ध्यान है तो 22 जनवरी को काशी नगरी में पेट्रोलियम मंत्री हरदीप पुरी ने कहा था कि भाई अब पेट्रोल के दाम कम होने चाहिए। एक तरह से गुहार लगाई थी तेल कंपनियों से कि आप अच्छा खासा मुनाफा अब कमाने लगे हैं, नुकसान की भरपाई हो गई, तेल के दाम घटा दीजिए। पूरे साल तो घटे नहीं, 1 करोड़ 32 लाख रुपए और कमा लिए तेल कंपनियों ने। तो अब क्या वो भरपाई होगी? जी हाँ, देखिए, ये जब भी चुनाव आते हैं, चुनाव से पहले हम इसकी जरूर उम्मीद कर सकते हैं कि भाई सभी जगह जो कीमतें हैं, चाहे वो तेल हो, गैस हो, महंगाई हो, ये सब नीचे जाएगा, क्योंकि चुनाव है और चुनाव में इनका बड़ा असर होता है। तो एक वो बात जरूर होगी। देखिए, ये भी आप भी पूछ रहे थे कि किस तरह से स्मृति ईरानी सिलेंडर लेके घूमी थी।
विपक्ष के पर सवाल उठाने वाली बात है कि विपक्ष के नेता क्यों नहीं महंगाई के बारे में कभी भी आंदोलन करते हुए बड़े दिखाई देते, क्यों नहीं कभी दिल्ली में बंद होता या बॉम्बे में बंद होता, क्यों नहीं 5 या 10 लाख लोगों की रैली निकलती इन शहरों में ये कहते हुए कि महंगाई बहुत हो गई है, आम आदमी को का जीना मुश्किल हो रहा है। और अगर आप देखें तो इसमें आप और गहराई से देखें, महंगाई इतनी हो गई है क्योंकि पोषण का ही सवाल लीजिए, महंगाई है इतनी ज्यादा कि 73% लोगों को जो खाना मिलना चाहिए वो नहीं मिलता है। 52% महिलाएं हैं जो बच्चा पैदा करने की उम्र में हैं और वो एनीमिक हैं। ये सारा आप जब तक आप जानते हैं कि 32% कुपोषित हैं बच्चे, तो ये महंगाई है और उसी का असर है कि आप इस तरह के आंकड़े देखते हैं और ये बहुत ही हैरान करने वाले आंकड़े हैं और ये हर सरकार दर सरकार दिखाई देते हैं। मुझको लगता है कि महंगाई के मुद्दे को जितना बीजेपी विपक्ष में रहते हुए उठाती है और जिस तरीके से उठाती है, जिस तरीके से वो अलग अलग तरीकों से उसको उठाती है, वैसा मुझे लगता है कि बाकी लोग नहीं उठा पाते हैं। एक बहुत सक्षम तरीके से पॉलिटिकली बीजेपी इसको उठाती रही है। अब सत्ता में है तो विपक्ष के साथ के पास बहुत अच्छा मौका है। जो आप आंकड़े बता रहे थे, जिन लोगों को कोट कर रहे थे, वो सब विपक्ष के पास मौका है, लेकिन विपक्ष उसको कहीं करता हुआ दिखाई नहीं देता। आप चुनाव से पहले जिस तरह से सरकार आप कोशिश करेगी कि भाई चीजें सस्ती हो, उसी तरह से आप चुनाव से ठीक पहले विपक्ष भी हो सकता है इस बारे में कोशिश करे। मुझे लगता है कि जिस तरह से ये जो हम सरकार देख रहे हैं लगातार, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार जिस तरह से लगातार ये काम करती है, उसी तरह से उतना ही सक्रिय लगातार जनता के मुद्दों को उठाता जागरूक विपक्ष, उसकी भी बहुत आवश्यकता है और वो हमें तो दिखाई विपक्ष नहीं की देता। भी यहाँ पर जिम्मेदारी है। अब महंगाई से ही जुड़ जाता है एक और अहम मुद्दा, वो है बेरोजगारी। अब ये कितना बड़ा मुद्दा है, ये सवाल हमने जनता से पूछा और जवाब क्या मिला, यहां गौर कीजिएगा। अब है 61%। अब ये महंगाई से भी ज्यादा बड़ा मुद्दा लोग मान रहे हैं और 19% कुछ हद तक महत्वपूर्ण मान रहे हैं। यानी कि ये हो गया 80%। 4 में से 3 नहीं, अब 5 में से 4 लोग वो बेरोजगारी को एक बड़ा मुद्दा बना रहे हैं, मान रहे हैं। महंगाई के बारे में चर्चा में यह भी आया यशवंत कि महंगाई बड़ा चुनावी मुद्दा नहीं बनता है। हालांकि प्रदीप सिंह का यह मानना है कि जो भी आम आदमी को चीज परेशान करती है वोट पर उसका असर जरूर होता है, लेकिन बेरोजगारी और यहां पर 5 में से 4 व्यक्तियों का यह कहना कि नहीं ये बड़ा मुद्दा है, क्या संकेत देता है? देखिए संदीप, 2 तरीके के मुद्दे होते हैं, एक मुद्दा और एक चुनावी मुद्दा। हम लोग रोज ही पूछते हैं, 365 दिन पूछते हैं जनता से, जब बात करते हैं तो हमारा पहला सवाल यही होता है कि व्यक्तिगत जिंदगी में सबसे बड़ी चुनौती या देश के सामने सबसे बड़ी चुनौती क्या उनको दिख रही है, क्या दिक्कत आ रही है। महंगाई समय समय पर बीच में बढ़ती है, उसका मुद्दा बनता है, घट जाती है, कभी कभी बीच में और मुद्दे आते हैं। करीबन 3 साल तक बीच में रह रह के कोविड बड़ा मुद्दा बन गया था लोगों के सामने, राष्ट्रीय सुरक्षा कई बार बन जाता है, वो ये सारे विषय आते हैं जाते हैं। लेकिन मुद्दे और चुनावी मुद्दे में एक दो पतली लाइन है, मैं कहूंगा, बनने में या उसमें उस तरीके से। एक तो संदीप ये होता है कि हम ये मुद्दा मानते हैं और उसके बाद में जब हम ये सवाल पूछते हैं कि आपको क्या लगता है कि इस परेशानी का, इस क्राइसिस का, इस दिक्कत का समाधान कौन बेहतर दे सकता है, तो वहां पर जब हम पूछते हैं तो दूसरे ही सवाल में इन्हीं मुद्दों के ऊपर कहीं ना कहीं नरेंद्र मोदी का नाम बाकी लोगों से ज्यादा आता है, व्यक्तिगत रूप से भाजपा का। मतलब जो विश्वास शब्द इस्तेमाल किया प्रदीप सिंह ने, या मैं भरोसा कह दूं या गारंटी, अब गारंटी की गाड़ी कि भाई गारंटी तो हम मोदी की ही मानते हैं, पर 2 करोड़ रोजगार देने का वादा था। पिछले 9 सालों में 22 करोड़ 5 लाख लोगों ने सरकारी नौकरी के आवेदन दिए और कुल मिलाकर 7,22,000 की नौकरी लगी, 0.33%। 9,79,000 नौकरियां तो केंद्र सरकार में खाली पड़ी हुई है, जिनकी भरपाई अब रोजगार मेलों से की जा रही है। तो क्या आम आदमी इसमें जिम्मेदारी, भरोसा अपनी जगह पर जिम्मेदारी भी तय करेगा या नहीं करेगा? बहुत अच्छा सवाल, नहीं बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा। तो जैसे मैंने कहा था कि 2 हिस्से इस सवाल की मैं समझाना के लिए चाहता था। एक तो ये कि आपने
इस बात को पकड़ा कि भाई जो ऑप्शंस हैं उनमें किस पे ज्यादा ट्रस्टवर्दीनेस आता है, एक वाला हिस्सा काम करता है। दूसरा, कोई वादा किया गया पूरा नहीं हुआ या जैसा सोचा था उतना नहीं हुआ या जैसा वे चाहते थे वैसा नहीं हुआ, उस तरीके के उसमें गुस्सा क्यों नहीं होता? लोगों का गुस्सा किसी भी मुद्दे के ऊपर गुस्सा कन्वर्ट कब होता है या नहीं होता? तो आपको बड़ा इंटरेस्टिंग एक फैक्टर बताएं, हमारी एबीपी सी वोटर के ही ट्रैकर में 2013 के लास्ट में या 2014 की शुरुआत में, आपको मजा आएगा देखने में, अगर वो ग्राफिक हम कभी कोशिश करेंगे अगले कार्यक्रम में आपके निकाल के दिखाएं, कि वो महंगाई, बेरोजगारी, ये मुद्दे इसी तरीके से टैग थे। लेकिन एक तीसरा मुद्दा संदीप और था, जो मुद्दा इन्हीं मुद्दों की तरह से बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण लोगों के लिए था। तीसरा मुद्दा था भ्रष्टाचार। मुझे लगता है कि जब लोग भ्रष्टाचार के मुद्दे को अपने दैनिक समस्याओं के मुद्दे के साथ में जोड़ के देख लेते हैं कि हम परेशान इसलिए हैं क्योंकि सरकार इस मोर्चे पे नाकाम है, इस कारण से नाकाम है कि ये भ्रष्टाचार कर रही है, तब ये कॉम्बिनेशन बड़ा डेडली हो जाता है। चाहे महंगाई भ्रष्टाचार, बेरोजगारी भ्रष्टाचार, कोई और चीज भ्रष्टाचार, यहां तक कि अगर आप 60 के दशक में जाएंगे तो आप वो पाएंगे, सीएसडीएस के आंकड़ों में भी होगा, कि देश की सुरक्षा का मसला और भ्रष्टाचार कहीं ना कहीं किसी भी न किसी मुद्दे के साथ में, अगर मुद्दों भ्रष्टाचार के का साथ मुद्दा में भी जुड़ता है। पर इसमें अलग अलग कैटेगराइजेशन करें, वर्गीकरण करें वोटर का। अजीम प्रेमजी यूनिवर्सिटी का आंकड़ा है 25 साल और उससे नीचे के जितने ग्रेजुएट्स हैं 42.3% वो बेरोजगार हैं। तो एक युवा शक्ति और फर्स्ट टाइम वोटर, अब इसी कार्यक्रम में सीधा सवाल में हमने सवाल उठाया था, ये पुलिस की भर्ती हो रही है उत्तर प्रदेश में और उसमें आयु सीमा 18 से 22 थी। हमने वो सवाल उठाया कार्यक्रम के दौरान ही, यूपी सरकार ने उसमें मोहलत दे दी, 3 साल की मोहलत दी गई। तो यहां पर ये युवा शक्ति किस तरह से देखता है? भाई 1,37,00,000 लोगों का कौशल विकास किया, सरकार दावा करती है, उनमें से 18 लाख को ही नौकरी दे पाई सरकार ही, जो कौशल विकास कर रही है, स्किल डेवलपमेंट। तो वो तो फ्लॉप हुआ ना फिर। तो युवा तो इन चीजों को ट्रैक करता है। कार्यक्रम पे एबीपी में आपने उस मुद्दे को हैमर डाउन किया और आपने उसके ऊपर तुरंत देखा कि उत्तर प्रदेश की सरकार को लगा कि ये मसला जो है दिक्कत का हो सकता है, उन्होंने तुरंत उस पर एक्शन लिया। इसका मतलब एक चीज साफ है, कहीं ना कहीं ये मुद्दा या मसला ऐसा है जिसपे तमाम नेताओं को भी लगता है कि ये मुद्दा हमारे खिलाफ न चला जाए, तो इसके ऊपर कुछ काम करने की जरूरत है। लेकिन जब तक उनको ये लगता है कि नहीं हम अपने चेहरे के ऊपर ये खींच ले जाएंगे, या अभी फिलहाल मेरी नीयत पे कोई शक नहीं कर रहा है कि मेरे किसी गड़बड़ करने के कारण लोगों को ये दिक्कत आई है, तब तक ये मुद्दा उतना बड़ा चुनावी मुद्दा नहीं बनेगा। इस चीज का अगर आत्मविश्वास होता है तो उसको कैंपेन को उस तरीके से वो लोग लेके। ठीक है संजय, आप लोगों ने अगस्त में एक सर्वे किया था, उसमें 2 सवाल जो अब तक हमने पूछे हैं बेरोजगारी और महंगाई के, आपके सीएसडीएस और लोक नीति का जो सर्वे था उसमें 36% बेरोजगारी को बड़ा मुद्दा मान रहे थे और महंगाई को 13% ही। तो ये क्या चुनाव के नजदीक आते हुए उम्मीदें, अपेक्षाएं भी बढ़ती हैं और वो दर्द फिर से उभरता भी है क्या? बिल्कुल। आप देखिए, अगस्त और हम आज 1 जनवरी को इसकी चर्चा कर रहे हैं, उस समय से अगस्त और 1 जनवरी के बीच में भी एक लंबा फासला है, 4-5 महीनों का फासला है। और इस जब वो चुनाव, अगस्त का महीना चुनाव का महीना नहीं था, उस वक्त लोग चुनाव के नजरिए से देख नहीं रहे थे। चुनाव हाइपोथेटिकल था कि लोकसभा के जब चुनाव होंगे तो उसमें मुद्दा क्या होगा। तो आने वाले जो पिछले 3-4-5 महीनों में भी ये साफ साफ दिखाई पड़ता है। इन दिनों हमने कई विधानसभा के चुनाव के दरमियान भी सर्वे किए और 2 मुद्दे जिसका आप जिक्र कर रहे हैं इसमें सवाल पूछा और बड़ी संख्या में लोग कहते हैं कि हाँ ये एक बड़ा मुद्दा है या बढ़ी है, महंगाई बढ़ी है, बेरोजगारी बढ़ी है। 2 सवाल, ये दोनों आपस में कनेक्टेड। आप पूछते हैं महंगाई बढ़ी है घटी है, नहीं, और ये आपस में कनेक्टेड भी हैं। अगर आप बेरोजगार हो तो महंगाई की मार आप पर ज्यादा होगी क्योंकि जेब में पैसे नहीं है। बिल्कुल, दोनों कनेक्टेड हैं संदीप। लेकिन जिस बात की अभी हम चर्चा कर रहे हैं कि महंगाई बढ़ी है या महंगाई है, युवा कहते हैं कि महंगाई है, देश की जनता कहती है महंगाई है और युवा ये कहते हैं कि बेरोजगारी है। इसके बावजूद ये 2 मुद्दे चुनावी मुद्दे क्यों नहीं बन रहे इस वक्त? जी, एक बात का जिक्र तो प्रदीप जी ने किया, दूसरी बात का जिक्र मैं करना चाहता हूं क्योंकि और अन्य मुद्दे उनके सामने हैं।
जो कई चीजें हैं जो उन्हें लगता है, इन लोगों को जिन्हें लगता है महंगाई बढ़ी है, बेरोजगारी बढ़ी है, लेकिन जब दूसरे पैमानों पर सरकार के कामकाज को वो नापते हैं, पक्का मकान पिछले मिल गया, 5-7 सालों शौचालय में, हो गया, और 80 इसमें करोड़ एक- लोगों को 5 किलो अनाज मिल रहा है, वो जन कल्याण हावी हो जाता है उनकी नहीं, इन मैं- समस्याओं पर। क्या नहीं, ये मैं कह रहे हैं इसके- आप? नहीं संदीप, मैं इनका जिक्र नहीं कर रहा था। मैं ये कह रहा था कि जब वो देश के बारे में सोचते हैं, उन्हें लगता है कि देश की जो स्थिति है, इंडिया का जो स्टेटस है वर्ल्ड में, वो बहुत ऊंचा गया है, और उसके उसके करता धरता एक तरह से प्रधानमंत्री मोदी है। उन्हें लगता है हमारे देश के प्रधानमंत्री एक सशक्त नेता हैं, उन्होंने देश की छवि को दुनिया की में एक तरह से उभारा है, ऊंचा किया है। तो नेशनलिज्म की जो भावना है, उन्हें लगता है देश में अब हम हिंदुस्तानी होने का हमें गर्व है, क्योंकि हिंदुस्तान का डंका दुनिया में बज रहा है। उन्हें लगता है कि ये चीजें आसानी से अचीव नहीं की जा सकती। बेरोजगारी तो पहले भी थी, कम थी, ज्यादा थी, महंगाई पहले भी थी, कम थी, ज्यादा थी। इस वजह से उनका ध्यान भटकता है, और जब वो वोट डालने जाते हैं तो कई चीजें उनके मन में होती है, लगता है, तो उस वक्त लगता है चलो बेरोजगारी ऐसी चीज है जिसका निदान तो कोई पार्टी पर पूरी तरह से कर नहीं सकती। ये जातिगत महंगाई बढ़ रही जनगणना है, और लेकिन आरक्षण, एक मिनट संजय, जातिगत जनगणना और उससे आरक्षण की भाई पिछड़ी जातियों में किसकी कितनी आबादी है, उसको कितना हक मिलना चाहिए, हिस्सेदारी मिलनी चाहिए, वो सवाल भी जुड़ रहे हैं। तो ये आने वाले दिनों में क्या और दायरा इसका फैलता दिख सकता है? नहीं, मुझे लगता है ये आधा अधूरा सवाल होता है कि जातिगत जनगणना होनी चाहिए। जितनी विपक्षी पार्टियां हैं इंक्लूडिंग कांग्रेस, वो ये कह रहे हैं कि हम जातिगत जनगणना कराएंगे। मुझे लगता है सर्किल पूरा नहीं होता, क्योंकि एक आम जनता को ये लगता है जातिगत जनगणना होनी चाहिए, उन्हें लगता होनी चाहिए, लेकिन इस मुद्दे का उनके वोट देने पर के निर्णय पर असर नहीं पड़ता, क्योंकि इस बात की स्पष्टीकरण उन्हें नहीं मिलती है पार्टियों के द्वारा कि अगर जनगणना होगी तो अल्टीमेटली इसका फायदा क्या होगा उन्हें। तो राष्ट्रवाद का पूरा करने पोत, की जरूरत देश है। का मान जनगणना होगी, सम्मान इनकी अपनी गिनती परेशानियों पर भी हावी हो जाता है, आप ये कह रहे हैं। अगला सवाल जो हमने पूछा, और वो पूछा कृषि से संबंधित, किसानी से संबंधित, क्योंकि आखिरकार हमारी अर्थव्यवस्था अभी भी एग्रीकल्चर डोमिनेटेड है। तो कृषि से, किसानी से जुड़ी समस्याएं कितना बड़ा मुद्दा है? 55% कहते हैं अत्यंत महत्वपूर्ण, 23% कुछ हद तक महत्वपूर्ण, यह आंकड़ा भी 78% पर चला जाता है। तो अब जो किसानी है प्रदीप सिंह, और किसान आंदोलन भी इस देश में चला, 378 दिन चला, आय दोगुनी होनी थी, वो 31 दिसंबर 2022 की उसकी तारीख थी, 23 भी पूरा हो गया, हम 24 में आ रहे हैं, और सरकार का ये आंकड़ा है कि विशुद्ध किसानी से एक किसान 27 रुपए प्रतिदिन कमा रहा है। आय दुगनी तो छोड़िए, 27 रुपए प्रतिदिन कमा रहा है। तो ये परेशानी कितनी बड़ी चुनौती है राजनीतिक दलों के लिए? कि आम लोग समस्या हो, वो राजनीतिक दलों के लिए, खासतौर से सत्तारूढ़ दल के लिए चुनौती होता ही। अगर कोई पार्टी या कोई सरकार ये मानकर चलती है ये चुनौती नहीं है, तो ये उसकी गलतफहमी है, एक बात। लेकिन अल्टीमेटली बात आती है नीति और नियत पर, कि नीति सही बनी है कि नहीं, और उसको लागू करने की नियत है कि नहीं। तो आप देखिए पिछले 10 सालों में, जब एक किसान के रूप में आप सोचिए कि गन्ने का मूल्य जो है वो पेराई के सीजन के कितने समय बाद मिलता था, अब कितने समय में मिलता है, बीज की उपलब्धता कैसी है, खाद की उपलब्धता कैसी है, सरकार उस पर जो सब्सिडी दे रही है वो सीधे खाते में आ रही है। तो परिस्थिति में परिवर्तन आया है कि नहीं, ये हम मान सकते हैं कि हम लोग जितनी अपेक्षा करते हैं, या किसान या किसी वर्ग के लोग जो अपेक्षा करते हैं उसके अनुरूप नहीं हुआ। वो जो दावा करती थी सरकार, वो भी हासिल नहीं कर पाई है। लेकिन फिर वही बात आती है कि क्या सरकार सही दिशा में आगे बढ़ रही है? नहीं, आपने और जो भुगतान की बात की, यशवंत ने बात कही, प्रदीप जी, आखिरी बात, आप, हाँ प्लीज पूरी कीजिए बात। यशवंत ने बात कही, लगता है इसको अगर ये नहीं हो रहा तो कौन कर सकता है, तो जिस पर भरोसा है उसके साथ जाते हैं, और उसमें नाम सबसे पहला आता है मोदी का। आपने जैसे पिराई का, गन्ने का जिक्र कर दिया, गन्ने के दाम उत्तर प्रदेश में ही 2017 में बढ़े थे, चुनाव से पहले बढ़े, उस बीच में कुछ भी नहीं बढ़े। सरकार कहती है कि 162 रुपए प्रति क्विंटल लागत आती है, हम तो 312 रुपए का
FRP दे रहे हैं और वो 350 360 सरकारें दे देती है, और बाकी जो अनुसंधान केंद्र हैं पंतनगर में हो, लखनऊ में हो, वो कहते हैं 362 से 412 रुपए तो लागत है। और जो GST कृषि के उपकरणों पर लगा दिया गया है, उसके चलते किसान और किसानी क्या कोई लाभकारी कार्रवाई भी रह गई है, या ये नुकसान का सौदा हो गया है किसानी? बताएंगे। अगर जो बात आप कह रहे हैं उन आंकड़ों के हिसाब से माने कि अगर लाभकारी नहीं रह गई है कृषि, तो जाहिर है कि बड़ी संख्या में इससे लोग हटेंगे, उनको छोड़कर जो इस पर जिनका जीवन आश्रित है कि खाने के लिए अनाज चाहिए, वो उगाने के लिए उनको खेती करनी है। अब तो जो 81 करोड़ लोगों को राशन मिल रहा है, तो खाने के लिए राशन पर आप खेती पर निर्भर नहीं है। तो ये भी देखना होगा कि आखिर इतना घाटे का सौदा हो जाने के बावजूद खेती में लोग क्यों जुटे हुए हैं? नहीं, घाटे का सौदा क्या इसलिए भी है, मेहनत की माकूल कीमत नहीं मिलती। न्यूनतम समर्थन मूल्य को कानूनी जामा नहीं, पर उसे प्रभावी बनाने का वादा प्रधानमंत्री मोदी ने 19 नवंबर को किया था। 2022 की बात मैं कह रहा हूं, बल्कि 2021 की। देखिए, मुझे नहीं लगता न्यूनतम मूल्य जो है उसको कोई भी सरकार, चाहे मोदी सरकार हो या कल कोई और सरकार आ जाए, वो उसको कानूनी जामा पहना सकती। तो उसे प्रभावी बनाना एक जुमला है। उसको प्रभावी बनाना जिम्मेदारी है, ज्यादा से ज्यादा लोगों को उस समर्थन C2 मूल्य + 50% स्वामीनाथन आयोग की जो सिफारिश थी जी, हमने लागू कर दिया। वो 2015 में तो सुप्रीम कोर्ट में तत्कालीन एडिशनल सॉलिसिटर जनरल मनिंदर सिंह ने कहा अर्थव्यवस्था का बेड़ा गर्क हो जाएगा। ना C2 + 50 मिल रहा है और ना ही MSP प्रभावी हो रही है। देखिए, हम ये जब बात करते हैं तो एक पक्ष देखते हैं, तो किसान को भी देखना है, कंज्यूमर को भी देखना कि किसान को नुकसान ना हो और कंज्यूमर पर बहुत ज्यादा बोझ ना पड़े। इन दोनों के बीच का संतुलन स्थापित करना पड़ता है। उसमें किसान का निश्चित रूप से जो अपेक्षा करता है या जो उसकी मेहनत है, उसके अनुसार उसको नहीं मिलता है। तो यहाँ पर बैलेंस भी करना होगा। आपका वैलिड पॉइंट है, पर इसका काउंटर पॉइंट दिमाग में ये रख रहा हूँ कि भाई उपभोक्ता और किसानों के बीच में एक समन्वय संतुलन बनाना होगा। उसका खामियाजा किसान ही क्यों भुगते? एक देवेंद्र शर्मा ने स्टडी की, 1970 से 2015 के बीच एक स्कूल का प्रोफेसर हो, टीचर हो, उसकी तनख्वाह भी 175 गुना तक बढ़ गई और किसान की आमदनी बढ़ी 21 गुना। OECD एक संस्था है और वो किसानों की पैरोकार नहीं है, बाजारवाद को बढ़ावा देने की बात करती है। उसने कहा कि 2000 से 2016 के बीच भारतीय किसानों को 45 लाख करोड़, जो हमारा इस साल का बजट है, उतना नुकसान उठाना पड़ा क्योंकि उनकी फसल MSP पर नहीं खरीदी जाती। जी हाँ, बिल्कुल। और देखिए, अगर किसानी इतना ही ज्यादा उससे पैसे मिल रहे होते या किसान की स्थिति उतनी अच्छी होती, हम जानते हैं लगातार खबरें छपती रहती है किस तरह से किसान आत्महत्या करता है। आप आत्महत्या करने पर मजबूर हो रहे हैं, इसका मतलब कितने ऐसे लोग हैं जो आत्महत्या के बारे में सोचते होंगे, कितने नहीं। उसमें भी एक कमाल की बात, यहाँ पर मैं 1 सेकंड के लिए इंटरप्ट कर रहा हूं दिमाग, इसमें भी कमाल की बात यह, आपने आत्महत्याओं का जिक्र किया, 2016 से नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो किसान जो आत्महत्या कर रहे हैं उनका आंकड़ा जुटाना बंद कर दिया है। हमारे पास 2016 से आंकड़े ही नहीं है कितने किसानों ने खुदकुशी की है। जी हाँ, बिल्कुल। मैं इसी बात पर आ रहा था, मैं जो आपने कहा मैं इसी पर आ रहा था। आपने एक तरीके से मेरे मुंह से बात छीन ली और मैं आगे जाना चाहता हूं। देखिए, सरकार ने जो 1881 से आप ये सही कह रहे हैं कि किसानों की वो गिनती नहीं होती है। अब 1881 से लगातार देश में हर 10 साल बाद एक सेंसस होता है, गिना जाता है कितने लोग हैं। आप जानते हैं कि इस बार नहीं हुआ वो सेंसस। आपने कहा कि कोविड है और सारी बातें हुई, सारे चुनाव हो गए, लेकिन सेंसस नहीं हुआ। कहा कि 24 के चुनाव के बाद होगा।
इसमें लोग आरोप ये लगा रहे हैं कि बहुत सारी नीतियां हैं आपकी जिनकी पोल खुल जाएगी अगर सेंसस होता है। यानी अगर आपने कहा हुआ है कि हमने सारे गांव इलेक्ट्रिफिकेशन कर दिया, सारे गांव में बिजली पहुंचा दी गई है, जबकि सरकारी आंकड़ा क्या है कि 10% गांव में 10% घरों में बिजली आ जाती है, तो उसको मान लिया जाता है कि यहां पर बिजली पहुंच चुकी है। लोग ये कह रहे हैं कि आप अगर जनसंख्या आबादी गिनते तो इस तरह के आंकड़े खुलते। आंकड़ों से आपको परेशानी होती है, आंकड़ों से परेशानी हो अगर आपको होती है तो आप योजनाएं कैसे बनाएंगे? क्योंकि आज जो अब योजना बना रहे हैं अगले 5 साल के लिए, उसके पास आपका आंकड़ा कौन सा है? 2011 का आंकड़ा है। आप इतने पुराने आंकड़े से आगे की योजनाएं बनाएंगे तो क्या वो सही योजनाएं बनेंगी? ये फिर बहुत आपकी बड़ा वही बात सवालिया आ निशान जाएगी। है और इस पर ये यहाँ पर कहीं ना मैंने कहीं देखा विपक्ष की भूमिका महत्वपूर्ण तो हो भी जाती साफ है, तरीके जो आप लगातार कह रहे हैं। अगला सवाल जो हमने पूछा वो ये कि अमीर और गरीब के बीच आय में असमानता कितना बड़ा मुद्दा है। मेरे ख्याल से सरकार को भी ये समझना चाहिए कि हमारे पास आंकड़े नहीं होंगे तो हम कैसे लोगों के लिए सही योजनाएं बना पाएंगे। सही बात है। उन्हीं आंकड़ों के आधार पर ये बनाए जाते हैं। बेरोजगारी का आंकड़ा देखिए तो 19 में एक आंकड़ा आया था, उसके बाद सरकार ने 45 सालों में सबसे ज्यादा सरकार ने कहा कि नहीं ये आंकड़ा अंतरिम आंकड़ा है। हाँ, 2018 में वो 2019 में बता दिया था। अमीर और गरीब के बीच आय में असमानता कितना बड़ा मुद्दा है। अत्यंत महत्वपूर्ण कहने वाले 54%, कुछ हद तक महत्वपूर्ण कहने वाले 21%, ये भी 75% आंकड़ा हो जाता है। 4 में से 3 लोग कह रहे हैं कि ठीक है भाई, हम 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गए, बहुत अच्छी बात है। सबसे तेजी से विकास कर रहे हैं, ये भी अच्छी बात है। पर ये रिकवरी वी शेप जो कोविड के बाद होनी थी, के शेप तो नहीं हो गई कि अमीर और अमीर हो गया और गरीब और गरीब। यशवंत, क्या आंकड़े इसी बात की तस्दीक कर रहे हैं? देखिए, अगर आंकड़े इस बात की तस्दीक नहीं कर रहे होते तो सरकार जो फ्री फूड प्रोग्राम है उसको 5 साल के लिए और एक्सटेंड नहीं करती। देखिए, ये सारे मुद्दे गंभीर हैं। जनता ये जो सबसे बड़ी बात यह है कि जो एबीपी वोटर ट्रैकर में हम लोग लगातार इन चीजों पे देखते हैं, समझते हैं, वो ये कि जनता इन मुद्दों को समझती है, अपनी राय भी देती है, और कितने कंपैरेटिवली कितने महत्वपूर्ण है नहीं है वो भी बहुत साफ साफ बताती है। 2 आंकड़ों के ऊपर और मैं आपका ध्यान करना चाहूंगा, हालांकि वो यहां पर नहीं है, लेकिन वो सवाल अक्सर हमारे सी वोटर के और एबीपी के ट्रैकर में आता है। एक कि पिछले 1 साल में आपका जीवन बेहतर हुआ है या नहीं हुआ है, और एक कि आने वाले 1 सालों में ऑप्टिमिज्म इंडेक्स हम जो नापते हैं। संदीप, बड़ी तादाद में ऐसे लोग हैं जो ये कहते हैं कि साल भर में रसोई चलाना या महंगाई के कारण उनका दैनिक जीवन ये परेशानी वाला हो गया है, परेशानी का सबब है, रसोई चलाना कठिन हो रहा है। ये एक महत्वपूर्ण ज्वलंत सच्चाई है, लेकिन उसके साथ में एक सहज क्वेश्चन जो अगले साल का आता है, वो आंकड़े भी बहुत ज्यादा हमको मतलब एक तरह से आश्चर्यचकित करते हैं। इतनी बड़ी तादाद में लोग भविष्य को लेकर आशान्वित हैं। जो एक ऑप्टिमिज्म है, वो ऑप्टिमिज्म बहुत ही वियर्ड है। वियर्ड तो इसलिए कहना चाहूंगा, उम्मीद के सहारे अभी आम आदमी कायम है। पर जो ये आंकड़े आ रहे हैं, और सरकार ने भी डिनाई नहीं किए हैं कि 1% लोगों के पास देश की कुल जमा 20% संपत्ति है। टॉप 10% जो लोग हैं इस देश में, वो देश की कुल कमाई का 57% अपनी जेब में डाल लेते हैं, और बॉटम 50%, आधी आबादी के पल्ले हाथ सिर्फ हमारी 13% कमाई ही लगती है। जी, लेकिन अगर आप दुनिया भर के मुल्कों पे ध्यान रखें संदीप, तो जिन मुल्कों में ये एलीट के बाद में सीधे बॉटम ऑफ द पिरामिड आता है, वहां पे सोसाइटी या इकोनॉमी मेल्टडाउन चली जाती है, जैसे अपने पड़ोसी मुल्क में हम देख रहे हैं। तो हमारा सौभाग्य ये है भारत का कि हमारे पास में जो लगभग 1/3 जनता हमारे यहाँ की मिडिल क्लास जिसे मानते हैं, उसे मैं बफर जोन मानता हूं, क्योंकि वो एक एस्पायरेशनल क्लास है। हाँ। वो हमेशा नीचे से, और मिडिल क्लास जो है वो दरअसल उसकी परिभाषा बड़ी विचित्र है संदीप, इकोनॉमी के उसमें नहीं जाएंगे, लेकिन जो गरीब नहीं है वो मिडिल क्लास है। अगर आप इसको इस तरह से समझना चाहें, तो एक बड़ा हिस्सा देश का है जो मिडिल क्लास बनने की हसरत रखता है, एक बड़ा हिस्सा देश का मिडिल क्लास है जो अपने से और ऊपर अपर मिडिल क्लास या और हाँ ऊपर भाई, हर जाने कोई की। चाहता है। तो मैं ये भी जो चाहता हूं कि aspirational- भाई यशवंत जी। जितनी कमाई मेरी होनी चाहिए। अब ये मेरी भी बिल्कुल। एस्पिरेशन है। बिल्कुल, मेरी भी एस्पिरेशन है जितनी लोकप्रियता
जितनी लोकप्रियता संदीप की है उतनी लोकप्रियता मुझे मिलनी चाहिए। तो हर एक को एस्पायरेशन है, एस्पायरेशन होने का पूरा हक है। तो ये एस्पायरेशन ही है जो मुझे लगता है कि समाज को, सोसाइटी को एक उम्मीद के साथ में आगे की ओर, जिस जगह पे ये मिडिल क्लास का बफर नहीं होता है संदीप, हाँ। उन सोसाइटीज में, उन राष्ट्रों में दरअसल बहुत दिक्कत होती है। ठीक और है, वहां पर ये एक स्पायरलिंग डाउन इफेक्ट के साथ में विचित्र स्थिति हो तो जो ये आदमी की उम्मीदें होती हैं, आकांक्षाएं होती हैं संजय, और उसमें आर्थिक विषमता कि भाई अमीर और अमीर हो रहा है, गरीब का गरीब ही रह रहा है, ये चुनावी मुद्दे के तौर पर कितना बड़ा मुद्दा आप मानते हैं? बिल्कुल चुनावी मुद्दा नहीं बनता ये। विपक्षी पार्टियां कितना भी कैंपेन कर लें कि जो देश में जो 2-4 बड़े बिजनेसमैन हैं वो सारा का सारा एक तरह से कमाई उनके हिस्से जा रहा है, लेकिन चुनावी मुद्दा नहीं है लोगों के बीच में। क्योंकि यशवंत तमाम अपने सवालों का जिक्र कर रहे थे, एक सवाल हम भी अपने सर्वे में हमने कई बार पूछा, और वो जो कहते हैं कि फेटलिज्म, लोग बड़ी संख्या में लोग ये मानते हैं कि उन्होंने जीवन में जो कुछ भी हासिल किया है वो उनके पुनर्जन्मों का फल है। तो जो गरीब भी है बड़ी संख्या में ये मानता है कि नहीं, और उनकी संतुष्टि बहुत है, लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन बहुत है। आप अगर पूछे कि आप अपने आम जीवन से जो कुछ भी आपने कमाया खाया, जो कुछ भी किया है, आपसे आपकी कितनी संतुष्टि है, तो गरीब मध्यम वर्ग काफी संतुष्ट दिखाई पड़ता है। उसमें अशिक्षा भी एक इसी के लिए ये मुद्दा बड़ा बनता कारण नहीं हो है जाती चुनाव है में कि अच्छा आप अवेयर ही नहीं है, शिक्षित ही नहीं है, जानते नहीं दुनिया कहां पहुंच रही है, इसीलिए जी भगवान की जो इच्छा वो मान ली। नहीं, मुझे नहीं लगता कि इसको शिक्षा से जोड़ के देखने की जरूरत है। लोग एक रियलिस्टिक आकलन करते हैं। हर व्यक्ति, ये तो जरूर है एस्पिरेशन सबका होता है, लेकिन एस्पिरेशन ये नहीं होता है। हर क्रिकेट खेलने वाला चाहता तो है कि मैं तेंदुलकर और विराट कोहली बनूं, लेकिन वो जानता है कि मैं बन नहीं पाऊंगा। हो सकता है कि मैं अगर इंडियन क्रिकेट टीम में पहुंच जाऊं, रणजी खेल लूं और आईपीएल खेल लूं, तो शायद मेरी बड़ी उपलब्धि हो जाएगी। तो आम आदमी इस मामले में क्या बड़ा व्यवहारिक भी होता है, वो जानता है मैं गरीब हूं, कुछ लोग अमीर हो रहे हैं, पर ये बड़ा चुनावी मुद्दा बनेगा या नहीं, पर ये आम आदमी की परेशानियां हैं और सरकार कोई भी हो, इनको हमें एड्रेस करना होगा, प्राथमिकता देनी होगी। भाई गरीबी हटाओ का नारा 1971 में इंदिरा गांधी ने भी दिया, गरीबी नहीं हट रही है, या महंगाई, बेरोजगारी। अगर आदमी रोजगार नहीं करेगा, वो कमाई नहीं करेगा, तो फिर उसको 5 किलो अनाज भी देना होगा। लेकिन जो जन कल्याण किया जा रहा है, क्या उसको आगे के लिए मुलतवी कर दिया जाए? इसमें घालमेल बहुत सारे हैं और मुद्दे आपस में जुड़कर चुनावी मुद्दे बनते हैं या ये अपने आप में चुनावी मुद्दे हैं, ये वाला साल इसकी गवाही देगा। तो चर्चा कर रहे थे नया साल, क्या है आम आदमी का हाल। संतोष कुमार हैं, बिहार गया के रहने वाले हैं। वो कह रहे हैं कि सरकार कोई भी हो, किसानों के साथ हमेशा छल किया जाता है। जबकि दिनेश गोस्वामी हैं, भोपाल वासी हैं, वो कह रहे हैं महंगाई, बेरोजगारी पर काम करने की जरूरत है, ये प्राथमिकता होनी चाहिए, सरकार कोई भी हो। चुनावी मुद्दे बनेंगे या नहीं, देखेंगे।